नमस्कार, यूसेन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इंसान की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये मिल जाने पर ही वो प्रगति के बारे में सोचता है। और प्रगति अनेक पहलुओं को लेकर वो करता है, जैसे कि वाटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारे मुद्दे आते हैं। इन मुद्दों को लेकर प्रोग्रेस की बात होती है या आंका जाता है या इसको एक पैरामीटर माना जाता है। तो एग्जैक्टली ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी लेंगे। और इसके लिए हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नागपुर के CEO श्री चिन्मय गोतमारे साहब को हमने आमंत्रित किया और इनसे हम जानेंगे कि स्मार्ट सिटी के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या बेनिफिट्स है लोगों के लिए और आगे ये कैसे कारगर साबित होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद शर्मा जी। आपके माध्यम से मैं सभी नागपुर में जो यूसीएन के जो दर्शक है उनका भी अभिवादन करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। इससे पहले कि हम ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका नागपुर के बारे में फर्स्ट इंप्रेशंस क्या रहा जब पहली बार नागपुर में कदम रखा? देखिए, नागपुर में पहली बार कब कदम रखा ये तो याद भी नहीं है। उसका कारण ये है कि मैं हूँ ही नागपुर से। अच्छा। मेरा गांव एक 20 किलोमीटर है। हाँ। ब्राह्मणी। हाँ। जो आजकल कलमेश्वर ब्राह्मणी करके भी जाना जाता है। और मेरा एजुकेशन भी नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है। नागपुर प्रॉपर में तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कॉलेज मेरा नागपुर में था। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मैंने ये किया हुआ है। तो नागपुर से एक अपनापन, एक प्यार तो है ही। यहाँ पे सारे रिश्तेदार है, घर है, दोस्त है, तो ये अपना शहर है जी। तो ये अपने आप में एक प्रकार से एक बॉर्न नागपुरियन हो, आप ये कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दिस वाज माय रादर होम कमिंग, जिसको हम कहते हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू असम मेघालय कैडर। आई हैव सर्व्ड इन मेघालय फॉर अबाउट 11 ईयर्स। तो उसके बाद फिर महाराष्ट्र में इस समय मैं डेपुटेशन पे हूँ और फिलहाल नागपुर में पोस्टेड हूँ। जी सर, नागपुर स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। ये कंसेप्ट है क्या एक्चुअली और इससे लोगों को कैसे बेनिफिट होने वाला है? जी, अगर मैं नागपुर के विजन स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो वो शायद उसके कंसेप्ट को आपको समझा देगा। सो ये वर्बैटिम नहीं है, बट द विजन ऑफ नागपुर स्मार्ट सिटी या NSSCDCL is to make Nagpur the most livable, eco-friendly edu-city that electronically connects people with the government to co-create inclusive ecosystem. तो इसमें हम लिवेबिलिटी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि नागपुर एक सुंदर रहने लायक शहर हो, जो जहाँ पर आके लोग रहना पसंद करें। फिर उसे हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ एक इको फ्रेंडली मैनर में उसे डेवलप किया जाए। उसमें एजुकेशन को भी बढ़ावा देने की बात हो रही है और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मींस जिसके थ्रू जनता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि लोगों को गवर्नमेंट के ऑफिस में जाने की या किसी तरह से वहाँ पर रहने की, पैरवी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके काम इलेक्ट्रॉनिक मींस से भी हो सकते हैं, उसकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम क्रिएट की बात नहीं कर रहे हैं, हम को क्रिएट की बात कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एंगेजिंग द पीपल विद द गवर्नमेंट सो दैट ये जितने भी गोल्स है इन्हें अचीव किया जा सके। तो कंसेप्ट यही है कि हम एक खूबसूरत शहर को बनाएं जो पर्यावरण पूरक हो, जो एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छा अपना सहयोग दे, या जहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त हो काफ़ी आसानी से, और जहाँ पे जनता का सरकार के साथ एक कनेक्ट हो। जी जी सर, ऐसा सुना है कि जैसे इंडिया का, वर्ल्ड का 54% पॉपुलेशन सिटीज़ में सर्वाइव करते हैं जी, और 2050 तक ये 66% हो जाएगा। मतलब 66% पीपल विल बी लिविंग इन द सिटीज़। तो उस प्लान को ध्यान में रखते हुए सिटीज़ के डेवलपमेंट को आप कितना तवज्जो देते हो? जी, सिटीज़, देखिए मैं ये कहूँगा कि अभी से नहीं, मैं ये कहूँगा कि प्राचीन काल से भी जो है सिटीज़ को काफ़ी तवज्जो दी गई है। जैसे कि हम भारत में कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है वो एक प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भी वहाँ पर नगर की संरचना और विकास की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया था। अगर आप पूरे इतिहास में देखते हैं तो जो भी शासक हुए हैं उन सभी शासकों ने अलग अलग तरह के कस्बे, सिटीज़ को बनाने की कोशिश की और उनकी नगरों की स्थापना की गई है, क्योंकि शहर जो होते हैं वो इकोनॉमिक प्रोपेलेंट्स होते हैं। यानी शहरों से ही ज़्यादा, शहरों में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है,
एक सेंट्रलाइज तरीके से आप इंटरवेंशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, और फिर उस विकास को जो है हम गाँवों तक पहुंचा सकते हैं, और गाँवों से जो भी हमें साधन संसाधन प्राप्त होते हैं उनको भी शहरों के विकास में यूज़ किया जा सकता है। तो शहरों का विकास ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2050 तक लगभग 60% जो जनता होगी पूरे विश्व की जनसंख्या वो सिटीज़ में रहेगी। तो उनका एक सुचारू तरीके से चलना, उनका विकास होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो भी सिटी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि अर्बन इश्यूज ऑफ कंजेशन, कनेक्टिविटी, ये सारों को हमें ध्यान में रख के उनके विकास के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अभी से हम उनके लिए प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल, ताकि ऐसा नहीं कि प्यास लगी तो कुआं खोद रहे हो। जी नहीं, बिल्कुल वैसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट प्लानिंग इज, कि भैया आप पहले से तैयारी करके रखें, टू बी रेडी फॉर ऑल सिचुएशंस। यस। चलते सर, नागपुर सिटी की बात करेंगे हम। नागपुर सिटी में खासकर मैंने देखा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑफिस जो है आपका, वो ईस्ट नागपुर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है फिलहाल। तो कोई खास वजह है कि नागपुर ईस्ट को पहले डेवलप कर रहे हैं आप? देखिए, नागपुर में जो नागपुर स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमें दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक है ABD इंटरवेंशंस, यानी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस, और दूसरा है जिसको हम पैन सिटी प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो ये जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है वो बेसिकली नागपुर के लगभग 1730 एकड़ का इलाका है, जो ज़्यादातर जो 4 मौज़ों में आता है, भरतवाड़ा, पुनापुर, पारडी और पार्ट्स ऑफ भांडेवाड़ी। इस एरिया को हमने एक प्लांट तरीके से डेवलप करने का प्रोजेक्ट जो है वो नागपुर ने लिया था। ये लगभग 2017 में इसको रखा गया, और उसका विकास, उसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो नागपुर का जो बाकी का भाग है वो काफ़ी ठीक तरीके से डेवलप्ड है। जैसे मैं दक्षिण वेस्टर्न नागपुर, जी वेस्टर्न नागपुर की बात करूं, यानी ये जो रामदास पेट वाला, धर्मपेट वाला इधर का इलाका है, या धनतोली का हो गया, ये इलाका हो गया, इसके कंपैरिजन में पूर्व नागपुर में थोड़ा अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ के जो भी सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों के हिसाब से, तो उस एरिया को ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट के तौर पर, यानी जो एग्जिस्टिंग एरिया है, जो बस्तियां है, उन्हीं में प्लांट डेवलपमेंट करने की ये योजना थी। तो इसलिए वो एक मेजर प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट ओरिजिनली कंसेप्चुअलाइज्ड इट वाज 650 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो उस एरिया में जो रास्ते बनाए जाएंगे, जो यूटिलिटीज़ डाली जाएंगी, जो ब्रिजेस बनाए जाएंगे, बाकी की जो भी इंटरवेंशंस है, तो उस एक एरिया को एक प्लांट तरीके से डेवलप करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसे हम एरिया बेस्ड डेवलपमेंट कहते हैं, ABD प्रोजेक्ट। बट ग्रेजुअली इट इज स्प्रेड आउट टू द एंटायर नागपुर डिस्ट्रिक्ट है साहब। वेल, आई वोंट से, आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वुडंट बी, इट वुड बी रॉन्ग ऑफ मी टू कमेंट ऑन उसका स्प्रेड किस तरह से किया जाएगा। बात यह है कि ये एक मॉडल हो सकता है, जिसे हम बाद में शायद रेप्लिकेट कर भी पाए। तो उसे किस तरह के से फिर बाकी जगह पे डेवलप किया जाए, ये सब सोचा जा सकता है। बेसिक आइडिया ये है कि जो यूटिलिटीज़ है या जो सुविधाएं है वो एक प्लांट तरीके से की जाए, ताकि जो भी डेवलपमेंट हो, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि 2050 के हिसाब से अगर हमको प्लान करना है तो हमें अभी से सोचना पड़ेगा, हम प्यास लगने पर कुआं नहीं खोद सकते। वेल सेड सर, वेल सेड। क्या चैलेंजेस आते हैं सर इन चीज़ों को कंप्लीट करते हुए या प्रोजेक्ट को डेवलप करते हुए, खासकर क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है, इनको आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, और फिर क्या चैलेंजेस मेनली अपन बात करेंगे। जी, थैंकफुली देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि नागपुर जो है, यानी NSS-CDCL जो है, नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इट इज़ बेसिकली अ स्पेशल पर्पज़ व्हीकल फॉर दिस पर्पज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। मतलब इट इज़ एक्टिंग लाइक अ वन विंडो सिस्टम टाइप। इट इज़ बेसिकली अ कंपनी, इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो हमारे चयनित लोक प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो भी होते हैं, डिविजनल कमिश्नर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका पार्ट होते हैं, NMC कमिश्नर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, हमारे चेयरमैन जो है वो काफ़ी
अनुभवी एक ऑफिसर है डॉक्टर संजय मुखर्जी, जो कि नागपुर से ही है और उनका काफ़ी अनुभव भी रहा है शहरी विकास प्रभाग में। तो वो एक उनके डायरेक्शंस के, उनके गाइडेंस के अंडर हम काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है, क्योंकि जितने भी ये एजेंसीज़ है, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे वो NIT चेयरमैन हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो NMC कमिश्नर हो, चाहे जो भी हमारे चयनित जनप्रतिनिधि है, ये सारे ही डिवोटेड और डेडिकेटेड है नागपुर के विकास में। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का ऐसे कुछ खास प्रॉब्लम होता नहीं है। ABD एरिया में जो हमारा मेजर चैलेंज है, वो जैसे कि मैंने कहा कि वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस्ती है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरिया है, ब्राउनफील्ड एरिया है। तो वहाँ पर, और चूँकि ज़्यादातर लोग जो है वो काफ़ी आर्थिक दृष्टया कमज़ोर तबके से आते हैं, तो वहाँ पे जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो काफ़ी छोटी है। हमारी जो लैंड पूलिंग सिस्टम जिसमें ये बनाया गया है, ये प्लान किया गया है, उसमें उनके रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में या रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट में कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। कई लोगों के पास प्रॉपर दस्तावेज़ नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, इनको भी सॉर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अलावा इसके कोई मेजर चैलेंजेस है सर आपको, इन्हें जो बाधा बन के अभी है फिलहाल? वेल, इस पे कमेंट करना थोड़ा शायद ठीक नहीं होगा, बट वही है कि हमने जिस गति से सोचा था, उस गति से उसका विकास इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि जैसे मैंने कहा वो ब्राउन फील्ड है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई खुला मैदान मिला हो या ग्रीन फील्ड मिला हो, ओपन पैच जहाँ पर हमने ये डेवलपमेंट करनी है। जो एग्जिस्टिंग बस्ती है, कुछ घर है, उनको तोड़ के रास्ते बनाए गए, कुछ जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया, डिमोलिश किया गया। तो ऑब्वियसली लोगों में ऐसे वक्त में एक तरह से थोड़ा सा अपोजिशन आ जाता है अगर चीज़ें उतने सुचारू तरीके से ना हो तो। बट धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी मैं एक्चुअल में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है विशेषता, उन्होंने इसमें काफ़ी हम लोगों की सहायता की है। प्लान इस तरीके से किया गया था कि इसको बहुत सुचारू तरीके से किया जा सके, कोशिश भी हुई है जी। तो इतने सारे हाथ साथ में होने के बाद आपको चैलेंजेस, ऐसा कोई मेजर ऑब्स्टेकल नहीं लग रहा है फिलहाल? मेजर ऑब्स्टेकल कोई नहीं है, जो है वो पॉलिसी लेवल पे थोड़े बहुत इश्यूज अगर हो तो वो हो सकते हैं कि पॉलिसी में लोग चाहते हैं कि उन्हें कंपेंसेशंस मिले, ये वगैरह मिले। अब ये सब चीज़ें जो है वो पॉलिसी लेवल दैट विल ऑब्वियसली टेक इट्स ओन कोर्स। जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं सर, और ऑब्वियसली जैसे ग्रीन लिविंग पीपल जो है वो लोग ज़रा इसको अपोज करेंगे। तो इस डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट को कैसे कंजर्व करने की कोशिश करेंगे आप, या प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप? देखिए, एनवायरमेंट देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट कि हम एनवायरमेंट को निगलेक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंट कंजर्वेशन ये हमारी ज़रूरत है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वी नीड टू प्रोटेक्ट नेचर, नॉट फॉर द नेचर्स सेक बट फॉर आवर ओन सेक। ठीक है, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन एनवायरमेंटल साइंस। सो आई डेफिनेटली अप्रिशिएट कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हमारी, मैं ये कहूँगा कि अब जिम्मेदारी नहीं, अब ये हमारी मजबूरी हो चुकी है कि हमें एनवायरमेंट को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। सो उसके लिए ही हमने काफ़ी सारे इंटरवेंशंस किए हैं। जैसे कि अभी हम ई-बसेस ले रहे हैं। हमने ऑलरेडी 15 ई-बसेस यानी पहले ऑर्डर दे चुके थे। अभी रिसेंटली हमने 25 ई-बसेस के लिए प्रोक्योरमेंट का वर्क ऑर्डर दिया हुआ है। साइकिल ट्रैक के ऊपर आपने जो देखा होगा नागपुर में ये किया रहा है, एम्फेसिस किया जा रहा है। अब उसमें कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं कि आपके पास रोड विड्थ कितनी है, उसमें कितना डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक क्या आप कर सकते हैं या शेयर्ड बेसिस पे किया जाए। तो नागपुर में हम शेयर्ड बेसिस पे कर रहे हैं ताकि उसको शायद मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो। देन अभी नागपुर में हमने यानी एक 75 साइकिल स्टैंड्स के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, वर्क ऑर्डर दिया हुआ है, सो दैट
काफ़ी सारे पब्लिक प्लेसेस या गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी ये साइकिल स्टैंड्स लगाया जाए। कोशिश ये रहेगी कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो साइकिल का इस्तेमाल करें। अब उसके लिए इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं, हो सकता है फ्री पार्किंग की हम सुविधा करें इन साइकिल स्टैंड्स में, जिसके लिए बात करनी पड़ेगी ऑब्वियसली रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिसेस से, डिपार्टमेंट से, क्योंकि उनके खुद के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पार्किंग के वगैरह। बट इस तरह से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश चल रही है। हमने पायलट बेसिस पे कुछ स्कूल्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाई है जी, सो दैट वहाँ पर ये किया जा सके। देन हमारा जो स्मार्ट स्ट्रिप है, जो बेसिकली जापानीज़ गार्डन चौक से लेके खामला चौक तक के है, वहाँ पर मोशन बेस्ड या मोशन सेंसिंग लाइट्स की हमने अरेंजमेंट की हुई है ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम हो। एलईडी लाइट्स को, यानी जितने भी हमारे इनकैंडेसेंट बल्ब्स थे जो पब्लिक स्पेसेस में यूज़ हो रहे थे, उनको एलईडी लाइट्स लगाने का प्रोजेक्ट किया गया है। उसी तरह से एक वेस्ट जो है, हमारा जो कचरा जो क्रिएट होता है, वो एक बड़ी समस्या है मैनेज करना जी, उसको मैनेज करना। तो उसके लिए हम बायो माइनिंग कर रहे हैं। हमारा जो लीगेसी वेस्ट है, भांडेवाड़ी में जो हमारा डंपिंग ग्राउंड है, हाँ। वहाँ पर हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि वहाँ पर लीगेसी वेस्ट को यानी निकाल के उसको ट्रीट करके एनर्जी में करना। जी उसको फिर एनर्जी में ये किया जा रहा है, या उसको बेसिकली वो लैंड भी रिक्लेम की जा रही है सो दैट इट कैन बी पुट टू सम गुड यूज़। जी, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो है नागपुर शहर में जगह जगह मोर देन 3000 CCTV कैमरास लगे हुए हैं। जी, इससे दो फायदे ज़रूर हुए। नंबर 1, क्राइम कंट्रोल में आ रहा है, एंड सेकंड, ट्रैफिक वायलेशंस जो होते हैं वो भी पकड़ में आ रहा है जी। तो ये दोनों चीज़ें, हाउ डज इट हेल्प नागपुर सिटी टू बिकम मोर स्मार्टर? देखिए, मैंने जो एक बड़ी स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट बात की थी वो लिवेबिलिटी की थी। सो आपका शहर क्राइम फ्री होना बहुत ज़रूरी है अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो हमेशा एक सुचारू तरीके से चलने वाले शहर में, एक क्राइम फ्री शहर में ज़्यादा अच्छे ढंग से होती है, क्योंकि जो भी काम कर रहा है, यानी कोई लेट तक के भी काम कर सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। उसी तरह से जो इन्वेस्टर्स आएंगे सिटी में, उनको अपने इन्वेस्टमेंट के सेफ होने पर, सिक्योर होने पर भरोसा रहेगा। तो क्राइम फ्री होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए जैसे हमने कहा कि जहाँ तक मुझे पुलिस से जो फीडबैक मिला हुआ है, इनफॉर्मल तरीके से या फॉर्मल तरीके से भी, उनमें उन्होंने ये बात मानी है कि CCTV कैमरास की वजह से डिटेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। उसकी वजह से जो कन्विक्शन रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके पास प्रूफ है कि किसी ने कोई क्राइम किया हुआ है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि एक वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी आता है उसमें कि लोग अगर जानते हैं कि उन पे नज़र रखी जा रही है थ्रू दिस CCTV कैमरास, तो उनका बिहेवियर एक कॉन्शियस हो जाता है। जो रॉन्ग डूअर्स होते हैं वो उस तरह का काम नहीं करेंगे। ट्रैफिक वायलेशंस में मैं ये मानता हूँ, मैं खुद नागपुर शहर में गाड़ी चलाता हूँ, घूमता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि ट्रैफिक वायलेशंस में हमें और थोड़ा करने की ज़रूरत है। शायद हमें और चालान्स जो है उनको और ज़्यादा निकाल कर लोगों में जो एक होता है ना कि देयर नीड्स टू बी अ फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस इफ आई डू समथिंग रॉन्ग, यस, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस आता है। कुछ अगर मैं गलत करता हूँ तो उसका, तो वो आने के लिए इन CCTV कैमरा से बहुत ज़्यादा मदद हुई है, ऐसा मेरा मानना है। एंड इन द टर्न वो स्मार्ट सिटी बनने के लिए ज़्यादा कारगर। ऑब्वियसली ये धीरे धीरे, क्योंकि देखिए स्मार्ट की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। हर कोई अपने तरीके से, जैसे हम कहते हैं अरे बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो वो भी काफ़ी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। राइट। तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि एक अच्छा रहने लायक खूबसूरत शहर हो जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी काफ़ी सुचारू ढंग से जी पाए। रिलैक्स, टू पुट इट वेरी सिंपल कि भैया इस शहर में जीने में मज़ा आना चाहिए। वेल सेड सर, वेल सेड। एक प्रपोजल था कि ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है ट्रैफिक वायलेशंस के कारण, उसको शेयर करने की बात चल रही थी नागपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ। तो हाउ डज इट वर्क एंड हैज़ इट स्टार्टेड?
शर्मा जी, बेसिकली इसमें तो ये है कि इट्स अ पॉलिसी मैटर ऑल्सो, क्योंकि कोई भी फाइन जो गवर्नमेंट एजेंसीज लगाती है उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन होगा, उसका किस तरह से बाइफर्केशन होगा या बंटवारा होगा, ये भी पहले से तय होता है। तो इस बारे में बात ज़रूर की गई है और इस पे काम अभी भी चल रहा है कि क्या हम एक पार्ट ऑफ जी जो चालान का पेमेंट होता है उसमें या तो उसको यूज़र चार्ज के तौर पे या फिर पार्ट ऑफ फाइन हम ले पाए, इन द सेंस सो एज टू रन दिस सिस्टम इन अ स्मूथ मैनर, नॉट हाँ जी मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी सिस्टम अगर जनरेट की है तो उसको एक सुचारू ढंग से चलना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर हमें जो भी है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ इसको टेकअप किया गया है। चूँकि ये इस तरह का कोई भी काम जो हम करेंगे वो एक प्रेसिडेंट शायद क्रिएट करे, तो इस पे काफ़ी विचार विमर्श होना ज़रूरी है जो कि चल रहा है। प्लस देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए इन ऑल दिस। जी बिल्कुल, तो इसलिए फिर इट्स अ पॉलिसी मैटर। इट्स अ पॉलिसी मैटर जी। सर, पूरे शहर में ऑप्टिक फाइबर बिछा हुआ है जी। और इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा भी हो रहा है लोगों को। तो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उसको लेकर कैसे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसमें कुछ प्लान्स हैं आपके? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि एज ऑफ नाउ हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल नहीं है, लेकिन वो मॉडल बनाने के लिए हमने ज़रूर कदम उठाए हैं। प्राइस वाटर कूपर करके जो काफ़ी मशहूर कंसल्टेंट्स हैं इन सब मामलों में, उनको हमने मोनेटाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनके साथ हमने बात की हुई है या दे आर ऑन बोर्ड फॉर दैट पर्पज, सो दैट दे कैन गिव अस अ स्ट्रेटजी टू मोनेटाइज इट, कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसका कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। देर आर सर्टन एजेंसीज विच हैव अप्रोच्ड अस फॉर दिस ऑल्सो, बट एज आई सेड ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैस्टिली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेजर पर्पज़ है वो ये नहीं है कि इससे पैसा कमाया जा सके। मेजर पर्पज़ ये है कि जनता को सुविधाएं आसानी से दी जा सके। हाँ, उनको मेंटेन करने के लिए हमें एक रेवेन्यू स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जरूर दिस में भी यूज जा रही है। दिस में भी यूज्ड फॉर दैट। दिस इज नॉट टू जनरेट प्रॉफिट बट डेफिनेटली टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बेस्ट वे पॉसिबल। मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट वे बेसिकली you can say that we obviously we are a company, after all we are a government company but we are a company also, तो शायद हम भी शायद प्रॉफिट के बारे में थोड़ा रेवेन्यू के बारे में सोचेंगे आप। जी बिल्कुल, ऑब्वियस है सर। जी जी। इस प्रोजेक्ट के कारण कई सारे लोग सेटल नहीं हो पाए या फिर अनसेटल्ड हो गए, तो उनको वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ प्लान्स और कैसे? जी है। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी है, उसके तहत जिन लोगों को इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जो अफेक्ट हुए हैं, जिनको हम PAPs कहते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सनस, सो उनको हम जैसे रेंट वगैरह भी दे रहे हैं कि अगर उनका घर टूटा है किसी का तो उसका उनको रेंट दिया जा रहा है, सो दैट इट कैन बी टिल द टाइम दे गेट एन अल्टरनेटिव अकोमोडेशन और प्लॉट एज पर आवर पॉलिसी, उनको कोई आर्थिक बोझा उन पे ना पड़े। उसके लिए R&R पॉलिसी में हमारे ऑलरेडी प्रोविज़न है। जिनके दुकान वगैरह टूटे होंगे उनको भी उस तरह से रेंट दिया जा रहा है। वी आर ऑलरेडी हैविंग समथिंग कॉल्ड एज अ होम स्वीट होम प्रोजेक्ट, जिसमें बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, जिनमें लोगों को जो PAPs होंगे उनको अपने अपने कैटेगरीज की तरफ से, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ आई गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट PAPs को जो है उनको अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से घरों का कंपनसेशन दिया जाएगा, बेनिफिट्स दिया जाएगा। वो सारी है। ऐसा नहीं है कि हम केवल क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्लांट डेवलपमेंट का, जिससे आगे चल के भी उस एरिया के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और जो ज़मीनों की कीमत वगैरह होती है उनमें बढ़ावा आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम एज ऑफ नाउ हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। उनके जो भी अलग अलग तरीके से अफेक्टेड लोग हैं उनके रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है हमारी पॉलिसी में। कोई टाइम लिमिट है सर ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, खासकर ईस्ट नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं? देखिए, एज ऑफ नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें डायरेक्शंस मिले हुए उसके हिसाब से जून 2023 तक के हमें सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो उन्हें हम उस एंगल से ले भी रहे हैं कि उनको गिवन टाइमलाइन में कंप्लीट किया जा सके।
उसके लिए जो भी कोशिश की जानी है वो हम कर रहे हैं। लोगों से बातचीत, एंगेजमेंट ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, एग्जिस्टिंग एजेंसी के साथ जो भी इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट करना, ये सब हम कर रहे हैं, सो दैट वी वांट टू अचीव इट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। जी। फ्यूचर प्लान्स की बात करें अगर हम, एज ऑफ नाउ जैसे मैंने कहा कि जून 2023 तक का ये है, लेकिन देखिए शहर का जो विकास होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही होगा। इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, द सिटी हैज़ इट्स ओन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, तो वो ग्रो होते रहेगी। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि शायद नागपुर स्मार्ट सिटी या चिन्मय गोतमारे एज अ CEO ओवरनाइट शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन हम एनेबलिंग की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं इनफैक्ट हमारे सारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 250 करोड़ के आसपास शायद उसका खर्चा आएगा। हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जैसे आपने शायद पेपर में पढ़ा हो, हमने टॉयलेट्स की बात की है, हमने स्मार्ट बिन्स की बात की है। हम नहीं चाहते कि हमारे सफाई कर्मचारियों को चाहे वो संकरी गलियाँ भी क्यों ना हो, उनमें मैनहोल्स में उतरना पड़े, तो हम रोबोटिक इक्विपमेंट्स ले रहे हैं जो कि मैनहोल्स को क्लीन करेंगे। हमारे जो सिटी है उसके पूरे सीवेज नेटवर्क का GIS और लाइडार बेस्ड मैपिंग कर रहे हैं, ताकि आगे चल के जब भी हम प्लानिंग करें हमारे पास एक डेटा रेडिली अवेलेबल हो। हमारे लगभग 6 म्यूनिसिपल NMC के स्कूल्स है जिनको हम अपग्रेड कर रहे हैं एज ई स्कूल्स। 3 लाइब्रेरीज़ को हम लाइब्रेरीज़ के तौर पर अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी हमने वर्क ऑर्डर्स दे दिए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक हमारा मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जनता का सरकार के साथ इलेक्ट्रॉनिकली या टेक्नोलॉजिकल कनेक्ट हो, समन्वय हो पाए। तो उसके लिए हमने जो राइट टू सर्विसेज है और उस एक्ट के वेब और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी वर्क ऑर्डर दिया हुआ है, ताकि जितनी भी सर्विसेज है, एज ऑफ नाउ वो 49 नंबर्स है, हो सकता है उनमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो, तो उन सारी सर्विसेज को आप अपने मोबाइल पर एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए भी हमने ये किया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि हमने बसेस की बात की, ABD एरिया में हम इंटरनल रोड्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहीं पर फायर स्टेशन का भी यानी बिल्डिंग किया जाएगा उस एरिया के लिए, जो पूरे शायद पूर्व नागपुर के लिए सर्व कर पाए। फिर वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये जो है ये सारे एनेबलर्स रहेंगे। उसी के साथ 2 गार्डन्स है जिनको हम संत ज्ञानेश्वर समाधि उद्यान और लता मंगेशकर उद्यान, उसको हम अट्रैक्टिव बेसिकली करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर पब्लिक आर्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। दीज आर ऑल टू मेक द सिटी ब्यूटीफुल, स्मार्टर, लोगों में एक कंफर्टेबल टू लिव, लोगों में एक लाइकिंग आए अपने। अब एक होता है ना, शहर का प्राइड होता है, फील होता है कि भाई मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ और ये शहर मेरा है। तो इन सब का एनेबलिंग के तौर पे मैं ये कहूँगा कि ये जो कोशिशें हैं ये धीरे धीरे हो सकता है लोगों को हम यही कह रहे हैं कि हमारे NMC स्कूल में जाने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जस्ट बिकॉज वो एक प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अच्छी शिक्षा से दूर रखा जाए। मैं खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, तो शिक्षा के प्रति मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चे का अच्छी शिक्षा पर अधिकार है, केवल शिक्षा पर अधिकार नहीं है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार है। तो उसके लिए हमने NMC के स्कूल्स की जो बात की है वो किया है। हम जो इसकी बात कर रहे थे अपने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए या उसके लिए कहा जी कंजर्वेशन के लिए, तो पोहरा नदी पर हम हुड़केश्वर साइड में हम एक 20 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वो लगा रहे हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे मेरा ये मानना है कि लोगों को शायद एक अच्छे ढंग से जीने का हम मौका दे पाएंगे एंड हम उनकी तकलीफ़ों को कम कर पाएंगे और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अच्छी तरीके से देने के लिए, एक सुचारू तरीके से देने के लिए एक और कदम बढ़ा पाएंगे। जी
इट वॉज ओवरऑल अ वेरी नाइस शो सर, लेकिन चलते चलते एक मैसेज अगर आप दे देंगे कि उनका जनता से क्या सहकार्य आप अपेक्षा करते हो? देखिए, जनता का सहकार्य किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप हमारे यूज़र्स हैं, आप हमारे आप ही लोग हैं जो इस शहर को खूबसूरत बनाएंगे, आप ही वो लोग हैं जो इस शहर को स्मार्ट बनाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि हम जो भी कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवरनाइट चेंज आएगा। इट टेक्स टाइम, चेंज ऑब्वियसली टेक्स टाइम, एंड ओनली व्हेन चेंज टेक्स अ टाइम इट गेट्स इनग्रेन्ड इन द पीपल। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी है, चाहे हम स्मार्ट बिन्स बनाने की बात कर रहे हो, चाहे हम टॉयलेट्स लगाने की बात कर रहे हो, चाहे हम एनएमसी के स्कूलों को बड़ा अच्छा करने की बात कर रहे हो, ई बसेस की बात कर रहे हो, जब तक कि आप इसमें सहभागी नहीं होंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका पैसा है जो इन प्रोजेक्ट्स में आपके लिए और आप ही के लिए है। सो आप लोग इसमें हमारा साथ दे, हमारी जो सर्विसेज रहेगी। आई रादर वेलकम क्रिटिसिज्म। मैं ये मानता हूँ कि वी शुड बी क्रिटिसाइज्ड इफ देयर आर सर्टेन शॉर्ट डूइंग्स, बट देयर शुड बी अ फेयर क्रिटिसिज्म। ऑब्वियसली इट्स अ फेयर गेम टू बी प्लेड। क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो तो थैंक यू फॉर सेइंग दैट, क्योंकि देखिए, हम आपके लिए हैं, हम आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे नागपुर की जनता के लिए ही किया जा रहा है, और उनसे सहकार्य की अपेक्षा है, क्योंकि दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज फॉर देम एंड दे विल बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज ऑफ इट। एंड यूजर्स वही रहेंगे, यूजर्स तो वही है जी। सो दैट वाज अ स्मार्ट मैसेज फ्रॉम अ स्मार्ट सीईओ, और उम्मीद करते हैं कि सर ने जैसे प्लान किया है उस हिसाब से नागपुर को एक स्मार्ट सिटी का टाइटल जरूर मिल जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू शर्मा, इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू।